चलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे और उसमें न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी हिंदी में बोले तो घुलनशीलता। कोई भी चीज किसी दूसरे मतलब एक सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना घुल रहा है उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है? देखो, सॉल्युबिलिटी होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, maximum amount of solute dissolved in 100 gram of solvent, 100 gram of solvent at given temperature। मतलब क्या कह रहा है वो समझो कि एक सॉल्वेंट का 100 ग्राम लिया, उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में क्या, उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना, एक गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से सॉल्युबिलिटी बदलती है, तो एक गिवन टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम सॉल्यूट आप उसमें घोल सकते हो। जैसे पानी में शक्कर घोल रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? 100 ml वाटर लिया और उसमें कितनी मैक्सिमम शक्कर घोल रहे हो, तो वो शुगर की क्या हो गई? सॉल्युबिलिटी हो गई। क्या हो गई? सॉल्युबिलिटी। समझ में आ गया? अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है वो समझो। सॉल्युबिलिटी मेनली अफेक्ट, पहली चीज होती है, अगर कोई सब्सटेंस हमारा सॉल्यूट कैसा, आयनिक है। कैसा है? आयनिक। अब हम आयनिक मतलब समझ दो, उसमें आयन से कैटायन एंड एनायन, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है वो सॉल्वेंट से मिल जाए। अब खुद सोचो, पॉजिटिव आयन किससे मिलना चाहेगा? नेगेटिव से। नेगेटिव आयन किससे? पॉजिटिव से। तो ऐसा सॉल्वेंट देखो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल हो, तो ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं? पोलर। यानी जितना ज्यादा पोलर होगा, यानी जितना उस पर पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा होगा, उतना अच्छा आयनिक कंपाउंड क्या होगा? सॉल्युबल होगा। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट पोलर कितना ज्यादा है। देखो, सबसे ज्यादा पोलर सॉल्वेंट्स में से एक है वाटर, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो होता क्या है, उसमें जितने भी सॉल्ट है सारे डिजोल्व हो जाते हैं। जितने भी हमारे आयनिक सॉल्ट है सारे के सारे उसमें क्या हो जाते हैं? डिजोल्व। इसीलिए लेबोरेटरी में, लैब में, हम स्कूल्स में क्या करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसे वाटर में डिजोल्व करते हैं। किसी भी सॉल्ट को पहले क्या में डालते हैं? वाटर में, जिससे उसका सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। दूसरी चीज है कि हमारा अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट। हमको पता है कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड अगर कोई है तो कोवेलेंट कंपाउंड होते कैसे हैं? कोवेलेंट या फिर नॉन पोलर कंपाउंड। दूसरी चीज क्या है? नॉन पोलर कंपाउंड है। कैसा है? नॉन पोलर। नॉन पोलर होता क्या है पहले वो समझो। नॉन पोलर वो जिसमें बॉन्ड्स भले ही पोलर हो, लेकिन उस पूरे का डायपोल मोमेंट क्या हो? जीरो हो। कैसे? जैसे सबको पता होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये कार्बन है, एक क्लोरीन यहां लगा है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। ठीक, बेसिकली ये है कैसे, तो ध्यान से सुनना, ये कुछ इस तरीके से है। ये कुछ इस तरीके से, ये सेंटर पे 1 2 और 3, 3 ये लगे हैं और एक ऊपर लगा है। तो ये नीचे जो 3 है, इन तीनों का जब रिजल्टेंट निकालते हैं डायपोल का, वो कहां आता है? नीचे की तरफ। और ये ऊपर वाले इसके बराबर होता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट। यानी टोटल डायपोल मोमेंट कितना है? 0। क्योंकि कोई ये बोलेगा कि सर ये तो हमारा पोलर होता है, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पोलर है, और ये भी पोलर है, तो आप इसको नॉन पोलर क्यों बोल रहे हो? इस कंपाउंड को क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट 0 है। क्योंकि डायपोल मोमेंट, अब जिन लोगों को पता है उन्होंने फिजिक्स में भी पढ़ लिया है, यहां क्या है? डेल्टा पॉजिटिव है, यहां डेल्टा नेगेटिव। तो इस हिसाब से दो पोल बने, इन दोनों के बीच में दो पोल बने, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इंटू इफेक्टिव लेंथ, इनके बीच की लेंथ होता है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट ही डायपोल मोमेंट कहलाता है।
तो इसका कुछ डायपोल मोमेंट है, कुछ इसका है, कुछ इसका है, कुछ इसका है। जब इनका रिजल्टेंट निकाला जाता है तो वो कितना आता है? 0। तो अगर डायपोल मोमेंट 0 आ गया तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड। तो अगर कोई कंपाउंड कैसा है? नॉन पोलर है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? नॉन पोलर सॉल्वेंट पे, या फिर जिसे हम बोले कोवेलेंट सॉल्वेंट पे। किस पे डिपेंड करती है? कोवेलेंट सॉल्वेंट पे। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं। तो क्या पॉइंट क्या आया? सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड डिपेंड्स ऑन नॉन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे सर नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? बेंजीन, बेंजीन एक सॉल्वेंट है। ठीक, और पायरिडीन, पायरिडीन भी क्या है? कोवेलेंट सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये सब क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी अपने आप में एक सॉल्वेंट है, CCl4। ठीक है, अब मैंने यहां पे बोला था कि आयनिक कंपाउंड, केवल आयनिक नहीं, आयनिक के साथ और पोलर, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? पोलर कोवेलेंट जैसे HCl है। क्या है? HCl। अब HCl को अगर हम देखें तो HCl में हो क्या रहा है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव आया, तो ये क्या है? पोलर है। ठीक, तो ये पोलर है, तो ये भी वाटर में, इसीलिए जितने भी हमारे एसिड है HCl, H2SO, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये सब डिजोल्व होते हैं किसमें? वाटर में डिजोल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोलर है। तो पोलर किसमें डिजोल्व होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, जैसे कि वाटर। अब इसके बाद सुनो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अच्छा, गैस की सॉल्युबिलिटी हेनरी लॉ गवर्न करता है किसी भी लिक्विड में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। देखो, अब ध्यान से सुनना, होता क्या है? जैसे कोई गैस है, क्या है? गैस। अब वो मान लो पहले इक्विलिब्रियम में, इसमें इक्विलिब्रियम में, अब तुमने क्या किया? टेम्परेचर क्या किया? मान लो बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या किया? बढ़ा दिया। तो ली चैटलर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अब इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? जिस तरफ उस इफेक्ट को क्या किया जा सके? कैंसिल किया जा सके। यानी ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ये कोई लिक्विड है A, इसमें क्या मिक्स है? एक B गैस मिक्स है। लिक्विड है A जिसमें B गैस मिक्स है। ठीक, और इसमें मैंने क्या किया? और इससे बन रहा है मान लो AB, मिक्सचर बन गया। ठीक, ये हमारा कौन सा है? लिक्विड। ठीक, अब जैसे ही मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ा, बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से एक चेंज आएगा। और ली चैटलर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमेशा चेंज, इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होता है जिस तरफ क्या हो? चेंज को अपोज किया जा सके। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? इसका टेम्परेचर बढ़ा, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? बैकवर्ड में। बैकवर्ड मतलब दोनों अब मिक्स होने की जगह पे दूर होने लगेंगी। क्या होने लगेंगी? दूर। ठीक, तो इससे पता चला कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किसकी? गैस की, किसी भी लिक्विड में, वो क्या होती है? डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, यार किसमें चल रहा है ये सॉल्युबिलिटी? लिक्विड में। ठीक, इसके बाद आया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। प्रेशर का क्या इफेक्ट आया? अब प्रेशर के इफेक्ट को दो कॉन्सेप्ट ने एक्सप्लेन किया, एक था हेनरी लॉ और दूसरा है डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ। ठीक, तो प्रेशर का इफेक्ट एक हमारा कौन सा है? हेनरीज लॉ, दूसरा है
डाल्टन्स लॉ। हेनरी लॉ देखो क्या बोलता है वो सुनना। हेनरी लॉ क्या बोलता है वो सुनना। हेनरी ने ये बोला द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। कोई भी लिक्विड कितना एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई भी लिक्विड एक गिवन टेम्परेचर पे कितना डिजॉल्व होगा, कोई भी गैस किसी लिक्विड में गिवन टेम्परेचर पर कितना डिजॉल्व होगा, जितना आप उस पर प्रेशर लगाओगे, जितने प्रेशर से आप गैस को उसमें डालोगे उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, डिजॉल्व होगा। इसीलिए जब सोडा बनाते हैं तो तुमने देखा हो, सोडा पीने गए हो तो वो जब बॉटल में टंकी में से पानी भर के जब उसमें लगाता है तो वो क्या करता है, हाई प्रेशर से CO2 उसमें डिजॉल्व करता है। नहीं तो खुद सोचो, CO2 तो हमारे मुंह से भी निकल रही है ना, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि मस्त एक शक्कर पानी में घोली और उसमें बहुत सारी CO2 डाल के हम बोले ये बन गया सोडा। नहीं बनता। क्यों? क्योंकि प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी CO2 की गैस में, वो वाटर में, CO2 की किस में, वाटर में। तो जिससे क्या हुआ, सोडा बनेगा। तो उससे उतना ही ज्यादा फिज प्रोड्यूस होगा। जैसे कभी कभी देखते हो ना, तो कोल्ड ड्रिंक पीते हो मजा ही नहीं आ रहा, केवल मीठी मीठी लग रही है, फिज है ही नहीं उसमें उसका। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं से लीकेज होती है, और लीक ऊपर से ढक्कन कहीं लूज होगा तो लीक होने की वजह से क्या होता है, CO2 उड़ जाता है। क्यों? जैसे ढक्कन लूज हुआ प्रेशर कम हुआ, और प्रेशर कम हुआ तो क्या हुआ, निकल गई। क्यों? समझ में आए? तो सबसे पहले हम हेनरी लॉ को पढ़ रहे हैं। द मास ऑफ गैस dissolved in a liquid is the mass of gas dissolved in a liquid is directly proportional to pressure applied कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उस पर मास ऑफ गैस डिजॉल्व का अमाउंट डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या आ गया हमारा, ये मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ गया। और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है। यहां उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बोला KH। क्या बोला? KH। तो ये हमारा जो KH निकला, ये क्या निकला हमारा, जो KH निकला उसी को बोला गया क्या, हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोला गया? हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो वेयर KH is हेनरीज कांस्टेंट। ठीक, अब इसी सेम टाइम पे डाल्टन ने भी एक लॉ दिया। डाल्टन ने इसको मास से ना करते हुए, देखो कि अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है गैस के कितने मोल उसमें डिजॉल्व हुए, चाहे मास से दिखा दो, क्योंकि मास से भी मोल्स निकाले जा सकते हैं, या फिर मोल फ्रैक्शन भी दिखा सकते हो। तो हेनरी जो डाल्टन ने जब ये लॉ दिया उसने मोल फ्रैक्शन का यूज किया। किसका यूज किया? मोल फ्रैक्शन का। तो डाल्टन ने क्या बोला, डाल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा? डाल्टन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया 11th क्लास में, अगर याद हो, ध्यान से सुना। इसी टाइम पे डाल्टन ने क्या दिया, एक लॉ दिया सेम एस इसी पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसने क्या किया, एक मिक्सचर ऑफ गैसेज ली। क्या ली? मिक्सचर ऑफ गैसेज। उस मिक्सचर ऑफ गैसेज को उसने एक फिक्स टेम्परेचर पे किसमें डाला, लिक्विड में डाला। जब उसने लिक्विड में डाला तो उसने देखा हर एक गैस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। हर एक गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, अलग अलग है। तो उसने तो एक कांस्टेंट प्रेशर दिया था, तो सॉल्युबिलिटी अलग अलग क्यों है? तो यहां से उसे समझ में आया कि मैं गैस पे प्रेशर लगा रहा हूं, लेकिन गैस लिक्विड पे कितना प्रेशर लगा रही है, यानी गैस का अपना लगाया हुआ प्रेशर कितना है, उस पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है। तो उस प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? देखो, अगर टोटल प्रेशर P है, मान लो 3 गैसेज ली, जैसे अगर टोटल प्रेशर P है और 3 गैसेज ली, मान लो A, B और C, तो टोटल प्रेशर होता है तीनों गैसेज के प्रेशर की सम के बराबर। तो B की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, ये डिपेंड कर रहा है कि B ने कितना प्रेशर लिक्विड पे लगाया खुद ने। समझ में आया? B का प्रेशर कितना है, तो इसके ऊपर
डाल्टन ने क्या किया, अपना एक लॉ दिया। डाल्टन ने क्या बोला कि जैसे कोई गैस है, क्या है, गैस, तो उसने बोला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज फंक्शन या इज डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब यह है कि पार्शियल प्रेशर या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolved is directly proportional to the partial pressure of the gas। ये था इसका मतलब। तो सर इसको कैन यू फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? अब अगर ध्यान से देखो तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यह हुआ कि उसने क्या बोला डाल्टन ने कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो गैस जैसे हमने ए मान लिया, क्या मान लिया, ए या बी, गैस क्या है हमारा, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट है इसलिए हमने क्या मान लिया, बी, तो एक्स बी माना, एक्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर आ गया, क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर। ठीक, तो इसको ये भी तो लिख सकता हूं, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, या तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या आएगा, के एच कॉन्स्टेंट आया, तो उसने उस कांस्टेंट को हेनरी कांस्टेंट ही माना। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझ में आई क्या, कि एक्स बी, हाँ, के एच इक्वल टू क्या आ गया यहां से, पार्शियल प्रेशर अपॉन एक्स बी। अब इससे समझो क्या है, इससे ये है कि जो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, के एच एक कांस्टेंट है, अगर मैं दो गैस ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, दो गैसेस, क्योंकि मैंने क्या बोला, उसने देखा कि सारे गैसेस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि प्रेशर उसने सेम लगाया है लेकिन फिर भी गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। यानी तो उसने क्या किया कि पार्शियल प्रेशर को कांस्टेंट कर ले, अगर हम पार्शियल प्रेशर को क्या कर दे, कांस्टेंट, सॉरी पार्शियल प्रेशर को क्यों, इसको कांस्टेंट कर लो, हाँ पार्शियल प्रेशर, जैसे दो गैस ली, पार्शियल प्रेशर इसको कांस्टेंट कर दूं, जैसे मैंने एक ली हाइड्रोजन और एक ली नाइट्रोजन, ठीक है, और दोनों को क्या किया, डिसॉल्व किया सेम लिक्विड में और सेम प्रेशर पे। ठीक, तो यहां से उसे एक चीज समझ में आई, फिर भी उसने देखा दोनों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, तो उसने एक चीज देखी कि अगर ये कांस्टेंट करने से KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, XB हो रहा है, यानी अमाउंट ऑफ गैस जो डिसॉल्व हो रही है किसी लिक्विड में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है KH के, तो क्योंकि हर गैस का KH की वैल्यू डिफरेंट थी, तो उसे एक चीज समझ में आई क्या, कि KH, जिन गैसेस की KH हेनरी कांस्टेंट हाई होता है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लो, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लो। तो यहां से उसे क्या कंक्लूजन, कुछ पॉइंट्स मिले, क्या पॉइंट मिले उन्हें देखना, उसे पॉइंट मिले, पहला कि व्हेन पार्शियल प्रेशर इज कांस्टेंट, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू XB, मतलब गैसेस having high KH value are less soluble, जिन गैसेस की KH वैल्यू हाई है वो कम सॉल्युबल है, क्या है, कम सॉल्युबल। ठीक, अगर सॉल्युबिलिटी कम हो रही, कम लेस सॉल्युबल है, और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, टेम्परेचर के,
तो इसका मतलब KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया कि नहीं? खुद सुनो, इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो KH है इसका मतलब ये है क्या, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। बट हम सबको पता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी। तो इसका मतलब KH और T क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से KH की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। यही रीजन है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम। टेम्परेचर बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम। अब एक और चीज सुनो, तो इससे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मैं बोलूं क्या, जैसे परमानेंट गैसेज हैं, परमानेंट गैसेज जैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर परमानेंट है, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सब परमानेंट गैसेज हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी क्या, इनकी KH की वैल्यू हाई होती है क्योंकि ये परमानेंट है, तो KH की वैल्यू हाई है इसीलिए ये लिक्विड में लेस सॉल्युबल है। लेकिन जो हमारी टेम्परेरी गैसेज हैं जैसे CO2, वो क्या होती है, ज्यादा सॉल्युबल होती है। कभी सुना है ऑक्सीजनेटेड वाटर, वाटर में अलग से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डाली गई है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जरूर डालते हैं, जैसे कार्बोनेटेड वाटर या सोडा बोलते हैं। तो क्यों, क्योंकि CO2 जल्दी डिजोल्व हो जाती है, CO2 की सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो यहां से दूसरा पॉइंट क्या मिला नोट का, कि परमानेंट गैसेज like H2, N2, O2, etc. have high KH value than temporary gases like CO2, SO2, etc. So solubility of temporary gases is high, इसीलिए क्योंकि KH की वैल्यू क्या है, परमानेंट की ज्यादा है, और जिसकी KH की वैल्यू ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। KH की वैल्यू ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। तो इसका मतलब परमानेंट की सॉल्युबिलिटी कम है, टेम्परेरी गैसेज की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है लिक्विड में। इतना समझ में आया? अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। इसमें पहला क्या है, फर्स्ट है कि हेनरी लॉ ने क्या बोला कि प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इसीलिए फैक्ट्रीज जो होती है सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स की जो फैक्ट्रीज होती है उनमें बहुत हाई प्रेशर से CO2 डिजोल्व की जाती है, किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। सो इन सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्रीज, CO2 is dissolved at very high pressure, क्यों, क्योंकि हेनरी लॉ ने क्या बोला था कि जितना ज्यादा प्रेशर हो लगाओगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बहुत हाई प्रेशर पे मशीन से उसमें CO2 डालते हैं। ठीक, अगली चीज सेकंड, कभी सोचा है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में प्योर ऑक्सीजन ना होते हुए हीलियम मिलाई जाती है साथ में, क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि जैसे ही देखो जो ऑक्सीजन होती है उसकी सॉल्युबिलिटी हीलियम से ज्यादा है, हीलियम से क्या है, ज्यादा। तो अब जब हम अंडर वाटर गए तो प्रेशर बहुत कई फोल्ड बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर, तुम खुद सोचो, स्विमिंग पूल में जितने अंदर जाते हो उतने ज्यादा तुम्हें घबराहट फील होती है कि नहीं, और जितना ऊपर रहते हो उतना कम घबराहट फील होती है, क्यों, क्योंकि ऊपर से बॉडी पे वाटर का प्रेशर लगता है, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ गया, अब प्रेशर बढ़ने की वजह से अंदर जो वेन्स हैं जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या होने लगती है, कोलैप्स होने लगती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ा। और कोलैप्स क्यों हुई, क्योंकि इसके अंदर कौन फ्लो हो रहा है, O2, और तो O2 किस में डिजोल्व हो जाता है, ब्लड में डिजोल्व हो जाता है, और ब्लड में डिजोल्व हो गया हाई प्रेशर पे तो चिपक जाएंगी बिल्कुल, क्योंकि गैस ही तो है जो उसको फुलाए हुए है। लेकिन अगर गैस हट जाए तो फिर क्या होगा, वो पिचक जाएगा, तो यानी ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी और सफोकेशन से इंसान मर सकता है। तो उसको बचाने के लिए ब्लड में वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई गई। अब हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन तो डिजोल्व हो गई,
लेकिन हीलियम डिजॉल्व नहीं हुई। तो वो प्रेशर मेंटेन बना के रखा वेन्स का। वेन्स का जो प्रेशर था वेन्स का, उस प्रेशर को किसने बना के रखा? हीलियम ने, जिससे ब्रीदिंग क्या हो गई? आसान हो गई। देखो जैसे ही मैंने सांस ली, लंग्स फूले, लंग्स फूले, इसका मतलब उसमें प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि गैस ले रहा हूं ना अंदर, जितना गैस लूंगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ा तो वहां ब्लड वेसल्स आई, तो उससे क्या हुआ? ब्लड आया तो खून में क्या हो गया? डिजोल्व हो गया। कौन? ऑक्सीजन। अब वो ब्लड तो फ्लो रहा है, तो ऑक्सीजन लेके अपने साथ डिजोल्व करके वो पूरे बॉडी में गया। और जहां टिश्यूज थे, टिश्यूज में क्या होता है? प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम हुआ तो वहां उसने क्या किया? अब प्रेशर कम होने की वजह से O2 अलग हो गई, ब्लड से, लिक्विड से अलग हो गई। अब लिक्विड से अलग हो गई तो उससे क्या हुआ? अब वहां प्रेशर, अब फिर प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि पहले CO2 पहले से थी और O2 और आ गई। तो अब प्रेशर बढ़ा तो पहले कौन डिजोल्व होगा? CO2। क्यों? टेम्परेरी गैस है CO2। क्या है CO2? टेम्परेरी गैस है कि नहीं है? और अगर CO2 टेम्परेरी गैस है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कौन डिजोल्व हो गया टिश्यूज में? CO2 ब्लड में डिजोल्व हो गई। और जब फिर ब्लड सर्कुलेट होके जब बाहर आया हार्ट से होते हुए, तो फिर वो क्या हुआ? लंग्स में जैसे ही पहुंचा, अब लंग्स तो खाली थे क्योंकि हमने सांस ली, और वो सांस कहां चली गई? ब्लड में चली गई। तो ऑक्सीजन, यहां ये खाली थे यानी प्रेशर कम था। तो जैसे ही ब्लड यहां पे एंटर किया तो कम प्रेशर में फिर CO2 क्या होगा? ब्लड से रिमूव हो गया और फिर हमने बाहर निकाल दिया। इस तरीके से रेस्पिरेशन जो हमारा होता है, ब्रीदिंग, वो किससे पॉसिबल होती है? हेनरी लॉ लगता है उसमें। क्या लगता है? हेनरी लॉ। अब ये तो हो गया हेनरी लॉ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। किसकी बात कर रहे हैं? लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहां फेल हो गया? तो लिमिटेशन समझो। लिमिटेशंस में सबसे पहला आया कि ये केवल आइडियल गैस कंडीशन में पॉसिबल था। आइडियल गैस कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। कैसा? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है। इट इज एप्लीकेबल एट एट आइडियल कंडीशन, मीन्स हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा हाई हो गया तो हेनरी लॉ काम नहीं करेगा, अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा था, देखो सेकंड एप्लीकेशन, कि गैस जो है वो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए। पता चले कि गैस टूट गई, दो से ज्यादा, एक मॉलिक्यूल था वो एक से ज्यादा में ब्रेक हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स बदलेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स बदलेंगे तो प्रेशर बदलेगा, यानी हेनरी लॉ फिर फेल हो जाएगा। ठीक है। और तीसरी, गैस केमिकली कंबाइंड नहीं होनी चाहिए। पता चला गैस लिक्विड से कंपाउंड ही बना लिया उसने, गैस ने क्या बना लिया? कंपाउंड बना लिया, तो वो भी दिक्कत है। ठीक है। तो कहां है ये, कहां फेल हो गया? सेकंड पॉइंट क्या था? क्या था सेकंड पॉइंट? गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट। और अगला फेलियर है इसका क्या? गैस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली, क्योंकि केमिकल चेंज परमानेंट होता है, रिएक्ट केमिकली विथ लिक्विड। ठीक। ये हमारा हेनरी लॉ रहा। तो अब इसमें न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखो क्वेश्चन सुनो। इफ N2 गैस is bubbled through a water at 293 Kelvin, how many moles of N2 gas is dissolved in 1 kg of water? कितना वाटर है? 1 kg। तो सॉल्वेंट का मास दिया है और वाटर का मॉलिक्यूल मास हमें पता है, तो वाटर के मोल निकल सकते हैं। और N2 का क्या है हमारे पास? MB है। बस अगर हमारे पास WB आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं? बाई डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ, डाल्टन लॉ क्या बोलता है कि P इक्वल्स टू KH इंटू XB। ये बोलता है KH इंटू XB।
तो यहां पे प्री कितना है, प्रेशर कितना है 0.987। अच्छा, इसके लिए पहले एक्स भी निकाल लो। एक्स की बी के लिए हमें क्या है, एन ए क्या है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है वाटर, वाटर कितना है 1 kg यानी 1000 ग्राम अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, तो ये कितना आ गया 55.5 मोल। यह है, यानी इसे मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकाल सकते हैं। N2 कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का मास पता है नहीं, तो हमने क्या मान लिया W, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28, तो इतने मोल्स आ गए। ठीक, अब इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, सिंस P इक्वल्स टू क्या है, P कितना है, तो सॉरी एक्स बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो एक्स बी इक्वल्स टू एन बी कितना है W अपॉन 28 डिवाइड बाई एन ए कितना है 55.5 प्लस W अपॉन 20। इसके बाद अब हमें पता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है वाटर में, तो इसका मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो इस वैल्यू को मैं 55.5 डायरेक्ट लिख सकता हूं, सिंस N2 is very less than NH2O। सो इसीलिए इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूं 55.5 प्लस W अपॉन 28 को नियरली मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं 55.5। तो इसकी वजह से ये कितना आ गया, एक्स N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आ गया W अपॉन 28 इंटू 55.5, ये आ गया। अब हमें पता है, हमने फॉर्मूला लिखा है क्या, P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स N2, तो यहां से P कितना है, प्रेशर कितना है 0.987 अपॉन के एच कितना है इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि किलो बार को बार में कन्वर्ट किया, इक्वल्स टू एक्स N2 कितना है W अपॉन इसका मल्टीप्लाई कितना है 1554, ये आया। इसके बाद सुनो, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 0.987, या फिर ऐसा ही कर लो क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछे ना उसमें, हाँ ठीक है W निकाल लो, तो ये 987 इंटू 1554 अपॉन 76.48 इंटू 10 की पावर 3, ये क्या आ गया W। तो W क्या आया यहां से, बोलो बेटा, डिवाइड करना, ये ध्यान रखना, पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई फिर इससे डिवाइड, और 10 की पावर 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, वो मुझे बता दो डायरेक्ट। अगर नहीं करें तो 20.05, तो 20.05 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। ठीक, अब तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, सो NH2 नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 क्या होगा W अपॉन 28, तो 20.05 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 28, तो मैं यहां एक पावर ले लूं तो क्या आ गया 200.5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 28, ये कितना आ रहा है इंटू, ये आ रहा है 7.16 इंटू 10 की पावर -2 मोल्स। ठीक है बेटा, ये आंसर हुआ। ठीक, समझ में आया ये? देखो बेसिकली किया क्या है, एक बार और देख लो इसे, डाल्टन लॉ लगाया, डाल्टन लॉ होता है P इंटू के एच इंटू एक्स बी, तो एक्स बी क्या होता है, पहले मैंने वाटर के मोल निकाली, वाटर 1 kg दिया है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर का 18, तो 80 से 55.5 मोल।
नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 हो गया W/28। तो यहां पे एक्स बी इक्वल टू आ गया W/28 डिवाइड बाई ये कितना आ गया 55.5 और प्लस W/28। इसको मैं 55.5 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि हमारा खुद देखो गैस का अमाउंट बहुत कम है, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी वैसे भी लेस होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, मतलब ज्यादातर सॉल्यूशन में मोल्स किसके हैं? सॉल्वेंट के हैं। तो सॉल्यूट केवल निगलेक्टेबल मान लिए, तो इसीलिए इसकी सम दोनों का 55.5 ले लिया। जैसे ही सम 55.5 लिया, इसके बाद क्या किया? तो x N2 यहां से क्या आ गया W/28 इंटू 55.5। इसकी वैल्यू आ गई कितनी? जो भी है, जैसे इसकी वैल्यू आती है 1554, ये आई। अब हमें पता है वी नो क्या आ गया, ये KH इंटू एक्स N2, ये फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर 0.9, KH की वैल्यू है 76.48 किलो बार। तो इसको अपॉन में लाके ये लिख सकता हूं, तो x N2 हो गया W/1554। अब 0.987 इंटू 1554 हो गया, ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन ही आ गया इक्वल्स टू W। तो यहां से W क्या आ गया 20.05 इंटू 10 की पावर -3। एक बार मैं कंफर्म और करता हूं। तो ये आ गया W इक्वल्स टू 20.05 इंटू 10 की पावर -3। इतना ग्राम आया। क्या है ये? ग्राम। तो हमें पता है NN2 था कितना W/28, ठीक है। तो NN2 आ गया हमारा कितना, W/28 था, तो W कितना है हमारा, ये ऊपर अपॉन 28। तो यहां से एक पावर यहां ले ली, सॉरी पावर यहां ली, तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -4। तो इसीलिए ये क्या आ गया 7.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स। ये आ गया आंसर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैरिटी ऑफ मीथेन। दिक्कत ये है कि उसने पूछा है मोलैरिटी ऑफ मीथेन, कितना मीथेन डिसॉल्व है। तो मोलैरिटी की एक्चुअली यहां पे मोलैलिटी कर लो, मोलैलिटी होगा, मोलैलिटी ऑफ मीथेन। ठीक, तो मोलैलिटी निकालना है मीथेन का। अब दो तरह से हो सकता है, सिंस सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन बराबर आता है। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन क्या आता है? बराबर। निकाल के देखोगे तुम्हारा इक्वल आएगा दोनों। ठीक, क्योंकि डाइल्यूट है तो हम क्या कर लेंगे Na प्लस NB को Na मान लेंगे, Na प्लस NB को क्या मान लेंगे Na। तो देखो इसे, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 29 केल्विन इज दिस। ये दिया है। कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट दिस प्रेशर। सॉल्युबिलिटी निकालना है। सॉल्युबिलिटी मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन से भी निकल सकता है, मास से भी निकल सकता है, लेकिन यहां पे उसने मोलैलिटी के टर्म में बोला है। तो सुनना ध्यान से, गिवन क्या क्या है? गिवन है KH कितना 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mmHg, प्रेशर की यूनिट होती है mmHg। नेक्स्ट है हमें पार्शियल प्रेशर दिया है, कितना दिया है? कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मीथेन इन बेंजीन एट कितना कितना 760 mmHg, यानी किस पे पूछ रहा है वो? 760 mmHg किसका होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। तो हमें निकालना क्या है? x, मतलब जिसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, या फिर इसे सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी या फिर और मोलैलिटी, दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जब भी मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि गैस जब भी डिसॉल्व होगी सॉल्यूशन कैसा होगा? डाइल्यूट ही हो, क्योंकि लिक्विड का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा मास, और गैस उसमें बहुत कम डिसॉल्व होगी, तो इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और डाइल्यूट के केस में मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन एक बराबर आता है हमेशा। तो इसे क्या लिखेंगे? बाई डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ क्या बोल रहा है वो देखो। डाल्टन्स लॉ बोल रहा है क्या?
डाल्टन लॉ बोलता है P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, एक्स किसका, कौन सी गैस है हमारी, मीथेन, तो CH4, ठीक है, XCH4 मीथेन के सॉल्युबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो P अपॉन KH इक्वल्स टू XCH4 आएगा। P कितना है, पार्शियल प्रेशर, P है हमारा 760 अपॉन ये कितना है 4.27 इंटू 10 की पावर 5 इक्वल टू XCH4। तो कितना आ गया इसको डिवाइड करके, ये चला गया तो 760 अपॉन 427 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू क्या आ गया XCH4। बताओ इसके बाद कितना है, 1.779 यानी 1.778, 1.78 कर लो, क्योंकि 779 है, 9 हटेगा तो क्या आएगा 1.78। तो यहां से ये आंसर क्या आया, ये आएगा 1.78 इंटू 10 की पावर -3, ये आ जाएगा हमारा सॉल्युबिलिटी किसकी। हाँ, लेकिन अगर आंसर मोल फ्रैक्शन में पूछो, किसमें, मोलैलिटी में बोलता, तो इसी को लिख सकते हैं मोलैलिटी इक्वल्स टू 1.78 इंटू 10 की पावर -3 क्या मोल पर केजी। सर यहां यूनिट क्यों नहीं लिखी, मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर क्यों है, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर पहले ये बताओ, वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसमें से वेपर बनना शुरू होती है। जैसे ही कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है उस समय क्या होता है, उसका वेपर, क्योंकि देखो वेपर बनेंगी तो वेपर क्या होंगे, प्रेशर लगाएंगे किस पे, लिक्विड सरफेस पे। ध्यान से सुना होता क्या है, वेपर प्रेशर समझने से पहले हमें बॉइलिंग समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी, बॉइलिंग। जैसे ये एक बीकर है, इसमें नीचे से हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हीट। एक बर्नर की हेल्प से इसे क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है, इसे हीट दे रहे हैं। और इसमें भरा हुआ है क्या, इसमें मान लो कोई लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, लिक्विड, ठीक। यहां पे तो ये जो ऊपर हो गया यहां, ये क्या बन गया, लिक्विड सरफेस बन गया। क्या बन गया, लिक्विड सरफेस बन गया, ठीक। अब जैसे जैसे नीचे से हीट मिलेगी, जैसे जैसे नीचे से क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे वेपर्स बनेंगी। और वेपर्स क्या होंगी, इस सरफेस पे क्या लगाएंगी, प्रेशर लगाएंगी। क्या लगाएंगी, प्रेशर लगाएंगी। और हीट देते गए और ज्यादा वेपर बनी, वेपर का अमाउंट बढ़ा तो ये इस पे प्रेशर लगाएंगी। बट जब नीचे से प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर एक प्रेशर और लग रहा है, जो होता है हमारा कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ओपन बीकर है तो ये क्या आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग गया। तो जैसे ही ये प्रेशर अब ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर सबको पता है कितना होता है, 1 atm होता है। जैसे ही ये वेपर का प्रेशर इसके बराबर पहुंचेगा तब तक ये शांत रहेगी। 1 atm से जरा सा ज्यादा हुआ तो ये लिक्विड नीचे से ऊपर उठने लगेगा, जिसे हम बोलते हैं बॉयल होने लगा, उबाल आने लगा। उबाल दिखता है हमें, वो क्यों होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर 1 atm से ज्यादा हो जाता है। तो ये जो कंडीशन थी 1 atm की, ये थी इक्विलिब्रियम। कैसी कंडीशन, इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए वेपर प्रेशर बना, द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स व्हेन लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। समझ में आया, कोई दिक्कत, बॉइलिंग भी समझ में आ गई कि नहीं। तो वेपर प्रेशर की अगर डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखेंगे हम, द प्रेशर exerted by the vapors in equilibrium, by the vapors
in equilibrium with liquid surface, in equilibrium with liquid surface with the liquid at given temperature, is called वेपर प्रेशर। उसे हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? अब वेपर प्रेशर किन किन चीजों से अफेक्ट होता है, किन किन चीजों से असर पड़ता है, तो हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहली चीज, पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, खुद सोचना, जितना ज्यादा टेम्परेचर दूंगा उतनी ज्यादा वेपर बनेगी, और जितनी वेपर बनेगी उतना ज्यादा क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा? वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा कि नहीं? तो इसीलिए वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर है हमारा, सेकंड फैक्टर प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड। देखो बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास दो बीकर हैं, इसमें 80% प्योर लिक्विड है और इसमें 100% प्योर लिक्विड है। अब दोनों का डिफरेंस सुनना। दोनों में एक ऐसा सॉल्यूट मिला हुआ है जो एक गिवन टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसमें मिला हुआ है, उसमें नहीं है। तो इसका मतलब इसमें जो वेपर बनेगी वो किसकी बनेगी? इस केवल 80% ही बनेगी, और इसमें किसकी बनेगी? 100% की। जो जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है, मतलब तो वेपर भी ज्यादा बनेगी। तो इसका मतलब जितना लिक्विड प्योर होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? उतना ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है बेटा, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्योरिटी ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट, थर्ड फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या है? प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है पहले तो वो समझो। नॉन वॉलेटाइल हो जो एट गिवन टेम्परेचर किसमें कन्वर्ट ना हो? गैस में कन्वर्ट ना हो। किसमें कन्वर्ट ना हो? गैस में। तो वो बोलता है नॉन वॉलेटाइल। जैसे पानी में नमक डाल दिया, क्या नमक वेपर में कन्वर्ट होगा? नहीं। कम से कम पानी जिसमें वेपर पे कन्वर्ट हो रहा है उस पर तो नहीं होगा, इतना फिक्स है। तो इस समय सॉल्ट क्या हो गया? नॉन वॉलेटाइल। क्या हो गया? नॉन वॉलेटाइल। तो जब भी नॉन वॉलेटाइल होता है, अब खुद सोचो, नॉन वॉलेटाइल है, अगर मैंने दो इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिए, बस एक में 80% प्योर लिक्विड है और 20% क्या है? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है। ठीक है, और एक में 100% प्योर लिक्विड है, तो ये तो गैस वेपर बनाएगा नहीं। वेपर कौन बनाएगा? केवल ये। और यहां वेपर ये बना रहा है। तो किसका अमाउंट ज्यादा है? लिक्विड का। इसमें लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है। जिसमें लिक्विड का अमाउंट ज्यादा, उसमें क्या होगा? वेपर प्रेशर ज्यादा। यानी अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बढ़ा तो वेपर प्रेशर क्या होता है? कम। ठीक, तो ये क्यों होता है? राउट्स लॉ की वजह से। बताऊंगा राउट्स लॉ इसके बाद ही आएगा। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा? नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड। कैसे? सुनो, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कैसे? देखना बेटा, जैसे लिक्विड है, बहुत तरह के लिक्विड होते हैं। अगर किसी लिक्विड में इंट्राआयनिक
इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो लिक्विड एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को छोड़ेगा नहीं। और लिक्विड और गैस में फर्क क्या होता है, गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर रहते हैं, लिक्विड में पास रहते हैं। लेकिन अगर ये फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो ये इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, यानी दूर जाएंगे नहीं तो ये वेपर में आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा, और वेपर में आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? जिन लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा। कोई दिक्कत? आसान है। ये हमारे फैक्टर हो गए। अब क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, जैसे ही मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो लिक्विड में क्या हुआ, अभी मैंने देखा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कितना कम हुआ उसे ही बोलते हैं लोअरिंग। क्या बोलते हैं, लोअरिंग मतलब कमी आना। तो लोअरिंग मतलब पहले जब प्योर था तब कितना था उसमें, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद उसमें, दोनों में अंतर है। तो इसीलिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला वो तो अब सॉल्यूशन बन गया ना, सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट डाल देंगे तो वो सॉल्यूशन बन गया। तो वेपर प्रेशर डेल्टा पी, लोअरिंग मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर का सिंबल होता है ऊपर नॉट, बिंदी यानी जीरो लगा दिया तो पी नॉट, और सॉल्वेंट है मतलब ए, पी नॉट ए माइनस पी मतलब प्रेशर, वेपर प्रेशर, और सॉल्यूशन मतलब एस। तो यहां से हमारा ये क्या आ गया, लोअरिंग वेपर प्रेशर आ गया पी नॉट ए माइनस पी एस। ठीक, इसके बाद बात कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब कमी आई, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियली कितना था उसके रिस्पेक्ट में कितनी कमी आई, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर मतलब रेशियो निकाल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। और डेल्टा पी कैसे निकला, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग। क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आया? अब आया राउट्स लॉ। क्या है, राउट्स लॉ। देखो राउट्स लॉ क्या बोल रहा है वो समझो। राउट्स लॉ ने कहा कि देखो, अब राउट्स लॉ की दो कैटेगरी है। कौन सी? फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट and solution containing volatile solute, इसे हम एक और चीज कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड वॉलेटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, वॉलेटाइल, क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेपर फॉर्म में आ रहे हैं, तो दोनों का वेपर प्रेशर अफेक्ट करेगा टोटल प्रेशर को। इसमें केवल सॉल्वेंट का करेगा, क्यों, सॉल्यूट तो हमारा नॉन वॉलेटाइल है तो उसका तो कोई असर होगा नहीं वेपर प्रेशर पे। ठीक, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या होगा ये, कि ये लॉ ये बोलता है कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उनका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो इसका मतलब पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। पीएस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या आएगा, कांस्टेंट के आया तो के इंटू एक्स है। फॉर प्योर सॉल्वेंट पीएस इक्वल टू पी नॉट ए हो जाएगा। क्यों, पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट है ही नहीं, तो सॉल्यूट नहीं है तो अब जो भी प्रेशर बनेगा वो वेपर प्रेशर किसका होगा, केवल सॉल्वेंट का, यानी प्योर सॉल्वेंट का। तो यहां से एक्स ए भी क्या आ गया 1, तो पी नॉट ए इक्वल्स टू के आ गया। क्यों, पीएस को पी नॉट ए लिख दिया, एक्स ए को 1, तो अपने आप के की वैल्यू क्या आ गई, पी नॉट ए। पुट पी नॉट ए इक्वेशन 1, इसमें पी नॉट ए को पुट करो
तो पी नॉट ए को पुट करेंगे तो पी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब यहां से एक चीज समझ में आ रही है क्या, फॉर दिस फ्रॉम दिस, इससे क्या चीज समझ आ रही है, इट इज क्लियर दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is equals to product of vapor pressure of pure solvent and mole fraction of solvent। ठीक, तो इससे क्या क्लियर हुआ, इससे एक चीज समझ में आई। अब हमें पता है एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी होता है, तो पी एस इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से समझ में आया कि हम पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी कर सकते हैं, और माइनस ये पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब पी नॉट ए इंटू एक्स बी को इधर ले आओ और पी एस को उधर ले जाओ, तो पी नॉट ए माइनस पी एस, तो यहां से पी नॉट ए अपॉन में चला गया, तो इसीलिए एक्स बी कितना आ गया, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। अच्छा याद करो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, हमारा रिलेटिव लोगरिथमिक वेपर प्रेशर है। तो यहां से क्या क्लियर हो गया, यहां से लास्ट स्टेटमेंट आया क्या, यहां से लास्ट स्टेटमेंट आया फ्रॉम दिस रिलेटिव फॉर अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, non-volatile solute, relative lowering in vapor pressure is equals to mole fraction of solute। ठीक है बेटा, ये आ गया क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन के बराबर आ गए सॉल्यूट के। ये था राउट्स लॉ का पहला लॉ, जिसमें उसने किसके लिए दिया, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो इसमें राउट्स ने बोला टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू sum of partial pressure of both components। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो दोनों के जो पार्शियल पेपर मतलब दोनों का वेपर प्रेशर होगा अलग अलग, तो दोनों को अब टोटल वेपर प्रेशर का तो वो तो पार्शियली कहलाएगा ना, तो दोनों कंपोनेंट का पार्शियल जो प्रेशर है उन दोनों को अगर सम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी बेसिकली वो ये बोल रहा है क्या कि जो हमारा पीएस है वो हमारा बराबर होगा पीए प्लस पीबी के, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, दोनों को जोड़ दें तो वेपर प्रेशर ऑफ क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर जोड़ने के बाद। साथ में ये भी बोल रहा है कि हर एक कंपोनेंट का साथ में ये भी बोल रहा है कि हर एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो प्रोडक्ट है किसके, उसके प्योर फेज में वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के। यानी वेपर प्रेशर of each component is equal to product of partial vapor pressure of pure component
एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। मतलब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि अगर जैसे हम वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट मतलब ए निकाल रहे हैं, किसी भी कंपनी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं, तो ये होगा उसके प्योर सब्सटेंस के वेपर प्रेशर, प्योर फॉर्म के, इनटू उसके मोल फ्रैक्शन के। ऐसे ही हम पीबी निकाल रहे हैं तो क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये बोला है उसने। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या लिख देंगे हम इसे, तो हमारे यहां देखने वाले तीन मेन फॉर्मूले हैं। देखो, तो ये तीन मेन रिलेशन है, एक ये और एक ये, है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर इन दोनों को इसमें पुट कर दूं तो यहां से मेरा क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे मिलेगा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये मिल सकता है। एक ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्या, राउल्ट्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसके बाद आते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन। क्या आते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ये देखो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो समझो। किसी सॉल्यूशन को आइडियल, अच्छा ये समझने पहले दो चीज, एक चीज समझो। मुझे ये बताओ, व्हाट इज इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल? इंटरेक्शन होता क्या है? इंटरेक्शन होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का वेपर प्रेशर से क्या रिलेशन है? अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है वो दोनों बराबर हो, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के, तो कैसे करोगे? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, देखो। तो इसका मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर क्या होनी चाहिए? इसका मतलब इंटरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरेक्शन सेम। एक बार और सुनो, अगर हम चाहते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, कोई भी सॉल्वेंट है जैसे ए, उसका एक वेपर प्रेशर होगा, एक सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, और एक होगा हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जहां ये दोनों क्या हो गए? मिल गए। हम चाहते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर एंड सॉल्यूट के वेपर प्रेशर इन दोनों के बराबर हो। इन दोनों क्या हो? बराबर हो, इक्वल में रहे। तो ऐसा यानी तीनों का इक्वल हो। तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? इंटरेक्शन पे। अगर मैं इंटरेक्शन सेम कर दूं, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरेक्शन क्या कर दूं? सेम या ऑलमोस्ट सेम, तो ऐसे में क्या होगा? जब इंटरेक्शन सेम तो वेपर प्रेशर सेम तो हो जाएगा। अब इंटरेक्शन सेम कैसे होगा? इंटरेक्शन सेम होने के लिए सॉल्वेंट सॉल्यूट एक टाइप के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एक टाइप के। एक टाइप के मतलब उनकी पोलैरिटी एक जैसी हो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी हो, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो। मैंने सेम नहीं बोला है, सिमिलर बोला है। कैसा हो? सिमिलर। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? तो फिर ऐसे सॉल्यूट सॉल्वेंट एक ही नेचर के होंगे, और एक ही नेचर के होंगे तो उनसे जो मिलेगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल। ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल बोलेंगे। तो बेसिकली देखो क्या बोल रहा है, किस सॉल्यूशन को आइडियल बोलते हैं? एन आइडियल सॉल्यूशन इज वन विच ओबेज राउट्स लॉ, विच ओबे राउट्स लॉ। मतलब आइडियल सॉल्यूशन वो है जो क्या करे? राउट्स लॉ को ओबे करे अंडर डिफरेंट यानी अंडर ऑल कंडीशंस। अंडर ऑल कंडीशंस। सर ऐसी कौन सी ऑल कंडीशन? अंडर ऑल कंडीशन मतलब सारे टेम्परेचर, कंसेंट्रेशन टेम्परेचर पे। कैसे? याद करो राउल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट था, अभी हमने पढ़ा है वॉलेटाइल वाला। क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? वॉलेटाइल। कैसा हो गया? वॉलेटाइल। क्यों?
क्योंकि अगर एक लिक्विड लिया, एक वॉलेटाइल लिया, तो दूसरा भी कैसा लेना पड़ेगा, वॉलेटाइल लेना पड़ेगा कि नहीं, नहीं तो फिर इंटरेक्शन गड़बड़ होंगे। क्या होंगे, इंटरेक्शन गड़बड़। तो यहां से अभी राउल्ट्स ने बोला है कि पीएस इक्वल टू क्या होता है, पीए प्लस पीबी होता है। दूसरा, ये जो हमारा पी नॉट ए है, सॉरी पी ए है, वो कितना होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और तीसरी कंडीशन क्या है, जो पीबी है वो पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो। यही है, ठीक। आगे सुनो और क्या, तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज सेम एज सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन, तो मैंने ये अभी बताया कि जो सॉल्वेंट सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन है वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट के इंटरेक्शन के बराबर हो। इंटरेक्शन मतलब उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो, सेम हो। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम है इन तीनों कंडीशंस में, चाहे आप सॉल्यूशन बना लो, चाहे आप प्योर सॉल्वेंट रखो, चाहे आप प्योर सॉल्यूट रखो, तो ऐसे में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम है तो हमने पढ़ा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम है तो वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम। तो इसीलिए तीनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया। तो इससे फायदा क्या रहा, इससे फायदा ये रहा कि आप जब उन्हें, तो वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया। यानी अगर आप, मैंने पहले मेरे पास 80% पूरा 100% सॉल्वेंट था, अब मैंने क्या किया कि 20% सॉल्वेंट हटा के उसमें 20% सॉल्यूट डाल दिया, यानी वो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो अब भी वेपर प्रेशर में कोई दिक्कत नहीं है, सेम चल रहा है। इसीलिए पीएस इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी एंड पीए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इतना समझ में आया। अच्छा, ये होता किन में है, ये ऐसे सब्सटेंस में, यानी मॉलिक्यूल्स हैविंग आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी। मैंने बोला कि जिनकी पोलैरिटी सेम हो और स्ट्रक्चर सेम हो, ऐसे मॉलिक्यूल ये शो करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ बनता है किसमें, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, किसमें बनता है, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अब स्ट्रेट ही क्यों बनता है वो मैं तो अभी बताता हूं। तो इसके एग्जाम्पल बता सकते हो क्या हो सकते हैं। देखो एग्जाम्पल ऐसे ले लो जिसमें दोनों ही सेम टाइप के, जैसे अगर मैं मीथेनॉल लूं तो इसके साथ क्या मिलाऊं जो आइडियल बने, इथेनॉल। क्यों, ये एल्काइल ये है तो C2H5 ये भी एल्काइल हो गया। अब इसका फंक्शनल ग्रुप O है तो इसका भी फंक्शनल ग्रुप OH हो गया कि नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप सेम तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, और दोनों स्ट्रेट चेन है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, तो इसीलिए अपने आप मिक्स होकर क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, और क्या होगा, और क्या ले सकते हैं, जैसे मैं ले लू एन हेक्सेन, एन मतलब समझते हो स्ट्रेट चेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। अब खुद सोचो, ये भी एल्केन है ये भी एल्केन है, और दोनों की चेन कैसी है, स्ट्रेट, स्ट्रक्चर सेम, और साथ में दोनों नॉन पोलर है, तो फिर क्या हो गया, आइडियल बन गया। कैसा बन गया, आइडियल बना। समझ में आया। इस तरह के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो ये हमारा ग्राफ है। अब इस ग्राफ को रीड करने की या फिर समझने की कोशिश करो ढंग से। ये जो लाइन है ये मोल फ्रैक्शन की लाइन है, और ये है इसकी प्योर सॉल्वेंट, और ये है प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट। तो अगर तुम इसे ढंग से देख पा रहे हो तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, क्या, एक मिनट ये देखे विजिबिलिटी कम है इसकी, ये जो लाइन है ये हो गई प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या हो गई, प्योर सॉल्यूट वाली लाइन। ये जो लाइन है ये प्योर सॉल्यूट और ये प्योर सॉल्वेंट। क्यों, तो अगर ये प्योर सॉल्वेंट वाली लाइन है तो तुम्हें याद है मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, x इक्वल्स टू, जैसे मैं सॉल्वेंट का निकाल रहा हूं तो क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस NB, ये होगा कि नहीं। तो अगर प्योर सॉल्वेंट है, यहां पे क्या है,
प्योर सॉल्वेंट, तो NB 0 हो गया, तो XA क्या आ गया 1। तो देखो XA इस लाइन पे 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या है 1। इसी तरीके से अगर मैं यहां चला तो XA 1 है तो XB अपने आप 0 क्यों हो गया, क्योंकि XB का फॉर्मूला क्या होता है, XB हमारा होता है क्या NB अपॉन Na प्लस NB। तो इस हिसाब से क्या हुआ, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है तो NB 0, और अगर न्यूमरेटर 0 तो अपने आप क्या आ जाएगा 0। तो इसीलिए इस लाइन पे ध्यान से देखो, XA 1 है और XB क्या है 0। इसके बाद हम किस पे गए, प्योर सॉल्यूट। अब प्योर सॉल्यूट में खुद देखना, प्योर सॉल्यूट है तो प्योर सॉल्यूट में क्या 0 होगा, सॉल्वेंट। तो अगर मैंने इसे 0 कर दिया, किसे, मैंने, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर सॉल्यूट में तो सॉल्वेंट है ही नहीं, और सॉल्वेंट नहीं है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट के क्या हो गए 0, नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट के क्या हो गए 0, और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल 0 हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को कट के क्या आ गया 1। तो प्योर सॉल्वेंट के प्योर सॉल्यूट के केस में XB क्या हो जाएगा 1, तो फिर XA अपने आप क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वैसे भी तुम्हें पता है, मैंने रिलेशन बताया था XA प्लस XB 1 होता है। जब एक ही 1 हो गया तो दूसरे को अपने आप क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए। ठीक, तो यहां देखो XA प्योर सॉल्यूट वाली लाइन पे XA 0 है और XB क्या है 1। इतना समझ में आया, सबको क्लियर है। अब आगे सुनो, आगे ये सुनो कि एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। अच्छा, तो अब तुम्हें अगर रिलेशन पता है, अभी हमने राउल्स लॉ से लिखा है कि जो PA है वो P0A इंटू XA होता है। क्या होता है, PA इज P0A इंटू XA होता है। अब P0A इंटू XA है तो अगर इसका मतलब PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। PA का मतलब समझ रहे हो ना, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अब नॉट नहीं लगाएंगे, प्योर नहीं है, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ये है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे सॉल्वेंट बढ़ेगा या कम होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम हो रहा है। अच्छा, दोनों की डिग्री कैसी है 1, डिग्री मतलब पावर कैसी है 1, पावर 1 है। जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो इसमें ग्राफ पता है कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, इसीलिए ये लाइन स्ट्रेट बनी। कैसी बनी, स्ट्रेट। ठीक है, और साथ में क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो x से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो ना, x से यहां मैक्सिमम है 1, यहाँ 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 और यहाँ क्या हो गया 0 हो गया, x से क्या हो गया 0। तो x से कम हो रहा है तो PA भी कम होगा, इसीलिए देखो ये PA वाली लाइन कम होती होती है और लास्ट में 0 हो गई। क्यों 0 हो गई, क्योंकि जैसे ही XA को 0 करूंगा तो इसका और इसका मल्टीप्लाई अपने आप क्या हो जाएगा 0, तो PA क्या आ जाएगा 0, इसलिए यहां पे ये है। तो ये लाइन हमें क्या दिखा रही है, ये लाइन हमें दिखा रही है कि PA इक्वल्स टू P0A इंटू XA। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये वाली लाइन इसी तरीके से राउल्स लॉ ने बोला था PB इक्वल्स टू P0B इंटू XB। अच्छा सर, ये ऊपर क्यों है, सबसे P0A सबसे ऊपर क्यों है, उसका रीजन सुनो। अगर मैं, क्योंकि यहां पे XA 1 है और अगर ये 1 कर दूं तो PA क्या हो जाएगा P0A, और जहां मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा हो वहां वेपर प्रेशर भी सबसे ज्यादा, क्यों, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोल XA सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कहां सबसे ज्यादा है, यहां, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया P0A का पॉइंट है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, और जो धीरे धीरे क्योंकि सॉल्यूशन पेज में आया तो उसका वेपर प्रेशर कम होता चला गया और इस पॉइंट पे जाके क्या हो गया 0। अब सॉल्यूट की बात कर रहा हूं तो यहां पे PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया XB, तो इसका मतलब XB अगर मैं कम करूं, XB क्या करूं, सॉरी बढ़ाऊं, क्योंकि इधर से इधर जाते में XB बढ़ रहा है। यहां XB 0 था, या 0.2, 0.6, 0.8, सॉरी 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और यहां 1 हो गया XB उधर जाके 1 हो गया, यहाँ 0 था तो बढ़ रहा है, और XB बढ़ रहा है तो PB भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो खुद देखो यहां से ये लाइन निकली और ये बढ़ती चली गई ऊपर, क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट भी क्या हो गया, बढ़ गया। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत, तो यहां से ये आया। ठीक, तो इसका मतलब ये लाइन हमारी क्या हो गई, PB इक्वल्स टू P0B इंटू XB। ठीक,
अब है ये लाइन, ये क्या है, ये है सॉल्यूशन वाली लाइन। कौन सी लाइन है, सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में कहीं सॉल्यूशन बनेगा, बनेगा। प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट के बीच में ही कहीं सॉल्यूशन होता है, दोनों के मिक्सचर, ठीक। तो ये क्या होगा, ये होता है कि जो हमारा पीए है और जो पीबी है, दोनों का सम क्या कहलाता है, पीएस। ये भी राउल्स लॉ ने बोला था। अब एक और चीज समझो, यहां तक समझ में आया सबको, क्लियर है यहां तक। इसके बाद सुनो, राउल्स लॉ में, क्योंकि देखो बोला क्या गया है कि इंटरेक्शन सेम है, इंटरेक्शन सेम है यानी पोलैरिटी और वो क्या है ऐसे कंपाउंड्स का, स्ट्रक्चर सेम है। इससे हुआ क्या, जब इंटरेक्शन सेम है तो आपने सॉल्वेंट को रिप्लेस करके अगर उसमें सॉल्यूट भी डाल दिया कुछ, तो सॉल्यूशन बना, तो उससे वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। यानी अगर मिक्स करोगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, और वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, इसीलिए एक कंडीशन क्या आ गई कि ये तो राउल्स लॉ की कंडीशन थी, साथ में क्या, चेंज इन जो सॉरी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग का चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, जीरो। जब भी आप मिक्स करोगे यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालोगे तो ऐसे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। दूसरी चीज, इंटरेक्शन सेम है, तो अगर सॉल्वेंट, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, नेचर सेम है, तो सॉल्यूट डाल के सॉल्वेंट डाला तो ना तो हीट टेम्परेचर बढ़ेगा ना कम होगा, क्योंकि नेचर ही सेम है ना। तो टेम्परेचर में भी कोई असर नहीं आया, तो टेम्परेचर में कोई असर नहीं आया, इसका मतलब एंथैल्पी में भी कोई असर नहीं आएगा। तो इसीलिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू क्या होती है, जीरो, ठीक है। ये दो चीजें और थी, क्लियर हुआ है सबको। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन आया, ग्राफ समझ में आया उसका। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पहले ये समझो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे तो कर रहे हैं पर हर समय नहीं कर रहे, हर एक कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हाँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये कौन से होते हैं, कौन से होते हैं ये होते हैं हमारे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाले। कौन से होते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब कि अब दोनों का नेचर क्या होगा, डिफरेंट। यानी अभी तक हम क्या मान रहे थे कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या हो, सेम हो, लेकिन बाई चांस वो इंटरेक्शन या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो यानी इक्वल नहीं रहेगा। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन अगर इक्वल ना रहे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल। क्या बोलते हैं, और इक्वल कब नहीं रहेगा, जब दोनों का नेचर डिफरेंट हो, क्या हो, यानी स्ट्रक्चर, पोलैरिटी या फिर दोनों ही डिफरेंट हो जाए, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, इसका मतलब कि इनका जो पीएस है वो क्या होगा, पीए प्लस पीबी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, ये पहली कंडीशन का ए है। पहली कंडीशन का बी क्या है कि जो हमारा पीए है वो बराबर नहीं होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के, एंड जो हमारा पीबी है वो इक्वल नहीं होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी के, ऐसा ही है, ठीक। दूसरा, इनके क्योंकि सिंस नेचर सेम नहीं है तो जैसे ही इनको मिक्स करूंगा या तो वॉल्यूम कम हो जाएगा या वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब सेकंड कंडीशन आई कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, ये भी हमारा जीरो नहीं है, ठीक। और थर्ड कंडीशन आई कि अब वॉल्यूम सेम नहीं है। वॉल्यूम क्यों सेम नहीं है, देखो वॉल्यूम या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, यानी या तो एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। अब वॉल्यूम सेम नहीं है तो इसका मतलब हीट भी इवॉल्व हो रही होगी, या तो हीट बाहर निकल रही होगी या अंदर आ रही होगी, यानी या तो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक। इसीलिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ये भी हमारी क्या है, जीरो नहीं है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग में भी जो चेंज आ रहा है वो जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ चेंज तो एंथैल्पी में आ रहा है, ठीक। तो फॉर सच सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो सेम नहीं है, आर नॉट ऑफ सेम टाइप एज सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। समझ में आया। तो अब इसमें दो कंडीशनें बन गई,
बोलेगा सर कौन सी दो कंडीशन है कि या तो इंटरेक्शन, क्योंकि देखो बराबर नहीं है, यानी या तो ये कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, दो चीजें बनी, या तो क्या हो सकता है, कम हो सकता है या ज्यादा। तो इस बेसिस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो कैटेगरी में डिवाइड हुए। एक है हमारा कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल बिहेवियर, या फिर एक है निगेटिव डेविएशन। अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव मतलब, पॉजिटिव मतलब आइडियल से ज्यादा, निगेटिव क्या, वेपर प्रेशर, और निगेटिव मतलब आइडियल से कम वेपर प्रेशर, किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अब वेपर प्रेशर ज्यादा कब होता है, जब इंटरेक्शन क्या हो, कम हो, इंटरेक्शन क्या हो, कम। क्योंकि लोग इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं कि वो क्या करते हैं कि सर सब ज्यादा तो इंटरेक्शन भी ज्यादा, तो डेफिनेशन जब लिखते हैं तो वो क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका इंटरेक्शन क्या हो, ज्यादा हो, उन्हीं को पॉजिटिव डेविएशन दिखा देते हैं, जबकि गलत है। इंटरेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर से। तो इसीलिए डेफिनेशन क्या है कि अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज क्या, लेस देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि a solution, non-ideal solution, non-ideal solution having solute solvent interaction less than solvent and solute are called, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, तो इसका मतलब अब इंटरेक्शन कम है, इसका मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा। तो PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, वैसे तो बराबर होता है आइडियल में, लेकिन यहां बराबर नहीं है, तो फिर क्या है, ज्यादा, क्यों, इंटरेक्शन कम है, और इंटरेक्शन के क्या होता है, इंटरेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर, तो इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया दोनों के सम से, जो हम सोच रहे थे उससे ज्यादा वेपर प्रेशर निकला सॉल्यूशन का। दूसरी कंडीशन कि जो हमारा PA है वो ज्यादा हुआ P0A इंटू XA से, और PB है वो ज्यादा हुआ P0B इंटू XB से। इतना समझ में आया। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ और क्या आ रहा है कि जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, यानी अगर मैं बोलूं का मतलब जो हमारा क्या, इट इज, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, तो इसका मतलब, या फिर इसे अगर ऐसे लिखें कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, ये क्या होगा, जीरो से बड़ा, ये सब ज्यादा है तो ये भी ज्यादा, और जीरो से बड़ा कब होता है, जब प्रोसेस कैसी हो, एक्सपांशन हो, तो ये क्या हो रहा है यहां पे, एक्सपांशन। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट है कि यहां पे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, यानी जो एंथैल्पी में जो चेंज है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसीलिए कैसा हो गया, एंडोथर्मिक, कैसा हो गया, एंडोथर्मिक। तो ये प्रोसेस कैसी हो गई, एंडोथर्मिक, यानी ऐसे जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, एंडोथर्मिक। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। अब हम बात करते, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कोई बता सकता है, ऐसे जिनमें हीट प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो गई तो हीट बाहर निकल जाएगी, हीट अपने आप प्रोड्यूस हो गई दोनों मिक्स करते ही, तो हीट, हीट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या होता है, इवॉल्व हो जाना, और इवॉल्व हो गया इसका मतलब क्या है, हीट निकल गई, हीट निकल गई तो फिर वो एक्सो हो जाएगा कि नहीं, जबकि ये तो एंडो है,
तो इसका मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनमें हीट बाहर ना निकले। अब हीट बाहर कहां नहीं निकलती? जब दोनों की पोलैरिटी ऑलमोस्ट सेम हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, और स्ट्रक्चर में अंतर हो सकता है। दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट पोलैरिटी फिर भी सेम हो, यानी उनकी एसिडिक नेचर में बहुत ज्यादा फर्क ना आए, तो वो अपने आप क्या शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे सॉल्यूशन क्या शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं वाटर प्लस इथेनॉल ले लूं। अब खुद सोचो, जब लिटिल लिटिल का पैक बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? पानी डालते हैं अल्कोहल में। तो पानी डालने से क्या गिलास गर्म हो जाता है? नहीं। इसका मतलब क्या है? एंडोथर्मिक है। तो इसका मतलब, क्योंकि देखो वाटर और अल्कोहल दोनों की पोलैरिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अल्कोहल भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, बट अल्कोहल लेस पोलर है और वाटर थोड़ा ज्यादा पोलर है, और दोनों हैं दोनों ही पोलर। ठीक, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों के एसिडिक नेचर में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, जैसे जो हमारा क्या होता है, वाटर है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है अल्कोहल के कंपैरिजन में। अल्कोहल के कंपैरिजन में वाटर ज्यादा एसिडिक होता है। अब क्यों होता है वो एक अलग चीज है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊं। वो हम जब अल्कोहल फिनॉल ईथर ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहां पे है इसका रीजन। ठीक, तो इसमें आ गया जैसे अल्कोहल यानी इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब हम बात कर रहे हैं शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ से कैसा डेविएशन शो कर रहे हैं? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन यानी सब इसका उल्टा होगा। सब क्या होगा? इसका उल्टा। तो इसका मतलब यहां पे जो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, क्योंकि नेगेटिव मतलब लेस, और लेस मतलब इंटरेक्शन ज्यादा, क्योंकि वेपर प्रेशर लेस मतलब इंटरेक्शन क्या? ज्यादा। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज मोर या ग्रेटर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट। समझ में आया? दूसरा कि अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम, यानी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पीएस वो क्या है? कम है, पीए प्लस पीबी से। ठीक है। दूसरा क्या है? जो हमारा कौन सा? टीए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो क्या है? कम है, किससे? पी नॉट ए इंटू एक्सए से। एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट वो है, वो क्या होगा? पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट वो भी कम होगा, किससे? पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। इतना क्लियर है? अब इसके बाद सुनो, इसके बाद क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये कैसी है? कंप्रेशन है। कैसी है? कंप्रेशन। देखो कंप्रेशन हो कैसे, क्यों रहा है? जैसे ही ये कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या आ रहा है? कम आ रहा है। इसका मतलब इनमें से एनर्जी बाहर निकल रही है। तो हीट बाहर कब निकलती है? हीट बाहर निकल गई तो इसकी एनर्जी कम रहेगी। तो हीट बाहर निकल गई तो वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाए? कम, क्योंकि टेम्परेचर जब ज्यादा हो, अंदर एनर्जी ज्यादा हो, इंटर एनर्जी ज्यादा हो, तो वॉल्यूम अपने आप क्या होता है? ज्यादा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। तो इसीलिए इनका क्या? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वो क्या हो गया? लेस देन जीरो। मतलब ये क्या आ गया? कंप्रेशन। कैसा आ गया? कंप्रेशन होता है इनमें। ठीक। अगला, इनकी एंथैल्पी में भी चेंज कैसा है? लेस है, मतलब लेस देन जीरो, मतलब एंथैल्पी डिक्रीज हुई है। और एंथैल्पी डिक्रीज क्यों हो गई? क्योंकि टेम्परेचर, हीट बाहर निकल गई, हीट इवॉल्व हो गई, मतलब इनके रिएक्शन से हीट बनी और वो बाहर निकल गई, तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कम हो गया, इसीलिए एंथैल्पी भी क्या हो गई? कम। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। ये कौन सा प्रोसेस हो गई? एक्सोथर्मिक हो गई। इनको बनाने की प्रोसेस कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक। ठीक। अब इसमें आएंगे कौन कौन से? सबसे बड़ी बात है कि सर इसमें कौन से आएंगे सॉल्यूशन? ऐसे, अब देखो जहां हीट बने, इसका मतलब दोनों की पोलैरिटी बहुत अंतर हो। तो एक जैसे क्या हो? स्ट्रॉन्ग एसिड हो और एक न्यूट्रल हो। ठीक है। कैसे? जैसे मैं HNO3 प्लस H2O कर दूं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक बेस बना दो। क्या बना दो? बेस। जैसे मैं NaOH प्लस HCl कर दूं, वो भी कैसे है? नॉन आइडियल।
क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन कैसी होती है, हाई हीट प्रोड्यूस करती है। केमिस्ट्री में तुमने एसिड को जब भी डाइल्यूट किया होगा तो तुमने देखा बीकर गर्म हो जाता है। हम लोगों ने H2S गैस बनाई थी स्कूल में, तो H2S गैस में जब बनाते हैं तो उसके लिए पहले डाइल्यूट H2SO4 लगता है। तो वाटर लिया तब बीकर में और उसमें क्या डाला था, H2SO4 कंसेंट्रेटेड, जिससे वो गर्म हो गया था पूरा बीकर बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो क्या थी, एक्सोथर्मिक थी, हीट इवॉल्व हुई। समझ में आ गया? अब दोनों का ग्राफ, दोनों का क्या ग्राफ, आइडियल बिहेवियर से। ये है हमारा पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा है ये, पॉजिटिव डेविएशन। और ये है नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है, वीक, और इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इंटरमोलिकुलर यानी देखो ध्यान से सुनना, पॉजिटिव है तो आइडियल केस में इसका ये वेपर प्रेशर होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, बट अब इसका वेपर प्रेशर क्या आया था, पीएस ग्रेटर है, यानी पीए और पीबी से ज्यादा है। तो ये जो लाइन है ये दिखा रही है पीए इक्वल्स टू, सॉरी पीएस, ये लाइन क्या दिखा रही है, पीएस इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी, लेकिन इससे ज्यादा मतलब ये, तो ये हो गया हमारा पीएस इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी। होना ये चाहिए, पर सिंस ये आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रहा तो आइडियल से ऊपर यानी ज्यादा होता है इनका वेपर प्रेशर। ठीक, अब सबसे बड़ी बात, सर ये इन पॉइंट्स में मिल क्यों रहे हैं, फिर ये ऐसे क्यों नहीं गया ऐसे, क्योंकि जब प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूट की बात आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो उसका जो वेपर प्रेशर है वही रहेगा ना, फिर तो मिक्सिंग हुई नहीं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बदलता है। अब यहां देखो, जैसे ये क्या है हमारा प्योर सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, P0A इंटू एक्स से थे। तो ये हमारी लाइन है PA इक्वल्स टू P0A इंटू एक्स ए, और ये लाइन है PA इज ग्रेटर देन P0A इंटू एक्स। ठीक है बेटा, सेम ये हमारी सॉल्यूट वाली लाइन हो गई। तो ये है हमारी PB इक्वल्स टू P0B इंटू XB, यानी ये इक्वल्स टू वाली लाइन है, यानी आइडियल वाली। और ये क्या होगी, उससे ज्यादा ज्यादा है, यानी PB ग्रेटर देन P0B इंटू XB। आया समझ में, कोई दिक्कत यहां तक? अब ये उसका क्या है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव मतलब आइडियल से कम, वेपर प्रेशर क्या है, कम। तो देखो हर एक वाले में ये कहां है, आइडियल से कम आ रहा है कि नहीं, तो ये समझ में आया। यानी ये जो लाइन हो गई ये हो गई PS इज लेस देन PA प्लस PB। ये जो लाइन हो गई ये हो गई PA इज लेस देन PA प्लस PB, और ये जो लाइन हो गई ये हो गई PB इज लेस देन, सॉरी P0, एक मिनट, P0A इंटू XA, और ये हो गई P0B इंटू XB। आ गया समझ में, दोनों ग्राफ्स क्लियर हो गए अच्छे से। इसके आगे सुनो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अच्छा, किन मिक्सचर्स को एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं? देखो ऐसे मिक्सचर्स, ऐसे बाइनरी मिक्सचर जिनका जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में है वही किस में रहे, वेपर फेज में रहे, किसमें रहे, वेपर फेज में, और वो किस पे हो, सेम बॉइलिंग पे बॉइल हो, सेम टेम्परेचर पे क्या हो, बॉइल हो। जो उनका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड फेज में था वही किस में रहे, वेपर फेज में। ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं क्या, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो दो बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। कैसा रहे, कांस्टेंट, बदले नहीं। ठीक है, चाहे वो लिक्विड फेज में हो चाहे वेपर फेज में। और इसीलिए इनका एजियोट्रोपिक मिक्सचर का दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ठीक है, अच्छा अब दिक्कत क्या है कि इनका कंपोज, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम है चाहे लिक्विड फेज में चाहे वेपर फेज में, तो इससे दिक्कत क्या आई कि नॉर्मली हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो पता है सबको कि
ऐसे कंपोनेंट जिनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो, उनके जब मिक्सचर होते हैं लिक्विड के, उसको हीट करते हैं, और जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, वो तो क्या हो जाता है, लिक्विड में रह जाता है, क्योंकि अपने बॉइलिंग पॉइंट। और जिनका कम होता है वो वेपर में ऊपर चले जाते हैं। फिर अगले कंपार्टमेंट में अलग टेम्परेचर होता है, ऐसे ऐसे फ्रैक्शन में डिस्टिलेशन करते हैं और सेपरेट, जिससे हम क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, ये सब जो लगा निकालते हैं वो इसी प्रोसेस से निकालते हैं। लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि वो सेम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे हैं और उनका कंपोजिशन भी क्या है, सेम। तो सेम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे हैं, तो चाहे तुम लिक्विड में ले लो, चाहे वो वेपर में आएंगे तो भी एक साथ चलेंगे, और लिक्विड में आएंगे तो भी एक साथ चलेंगे। तो उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट कर ही नहीं सकते। ठीक है बेटा। अब इसमें दो केस बनते हैं, क्योंकि देखो दो केस कौन से सर, ये जो होते हैं ये केवल कौन शो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर कभी आइडियल बनाएगा ही नहीं। क्यों नहीं बनाएगा, अब बात वो आती है, क्योंकि आइडियल में क्या होता है, ध्यान से सुनना, आइडियल में क्या होता है, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यहां आती है कि जो अगर दोनों में मिक्सचर बनाया तो इंटरेक्शन सेम है, चाहे सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और इंटरेक्शन सेम है तो सेपरेशन आसान होता है। तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, जैसे ही आपने उन दोनों को बॉइल किया, एक पहले बॉइल हो जाएगा और एक बाद में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, यहां ऐसा रहेगा। यहां जैसे हम बात करें, ये इस बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर कितने हैं, दो। पहला है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, दूसरा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग क्या, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब देखो इसको, ये नॉन आइडियल में कौन सा शो करेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर से कैसे होता है, इनवर्सली। इसका मतलब जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब वेपर प्रेशर किसका कम होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में से किसका कम होता है, नेगेटिव वाले का। तो इसीलिए नेगेटिव वाले क्या शो करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और पॉजिटिव वाले क्या शो करेंगे, मिनिमम बॉइलिंग। समझ में आया, क्योंकि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। तो वेपर यानी मैक्सिमम बॉइलिंग बोला है, इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब इनका क्या है, वेपर प्रेशर कम। और वेपर प्रेशर कम है, इसका मतलब ये कौन से हो गए, नेगेटिव डेविएशन वाले, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो इनको कौन शो करता है, इनको शो करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दे आर शोन बाय, या दे आर फॉर्म, they are solutions having no negative deviation from ideal solution। ठीक है, these are नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन शो करे, किससे, आइडियल सॉल्यूशन से या आइडियल बिहेवियर से। ठीक, एग्जाम्पल, अब नॉन आइडियल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले, एक एसिड और एक कम, यानी जैसे मैं ले लूं HNO3 प्लस H2। अब सुनना, इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो है इन मिक्सचर्स का बॉइलिंग, जो मिक्सचर बन गया उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो दोनों से क्या होता है, ज्यादा होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों से ज्यादा होता है। तभी तो उसका नाम पड़ा मैक्सिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही सॉल्वेंट सॉल्यूट से को मिक्स किया, सॉल्यूशन बना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, तो दे बॉइल्स या देयर बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, देयर बॉइलिंग पॉइंट इज greater than both components। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों कंपोनेंट से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं लूं तो क्या है मेरा एग्जाम्पल, थर्ड पॉइंट मानू एग्जाम्पल को, तो एग्जाम्पल है
HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस H2O। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट बनेगा इसका मिक्सचर का, वो हमेशा सॉल्यूशन से क्या होगा, ज्यादा। ठीक, ध्यान रखना। इसी तरीके से हमारे मिनिमम बॉइलिंग है। मिनिमम बॉइलिंग क्या है? मिनिमम बॉइलिंग है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कैसा बिहेवियर शो करें, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है यानी वेपर प्रेशर ज्यादा, और वेपर प्रेशर ज्यादा यानी पॉजिटिव डेविएशन। तो दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing या having positive deviation from आइडियल सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन से? आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, लेस होगा दोनों कंपोनेंट से। दोनों कंपोनेंट से क्या होगा, लेस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है यानी दोनों से मिनिमम है। सो दे boil at low temperature than both components। तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब ये क्या हो गए, बताओ। पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, दे बॉइल एट लो टेम्परेचर, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब एक लेस पोलर और एक मोर पोलर इस टाइप के होंगे। मतलब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ले सकते, इसलिए जैसे हमने ले लिया एल्कोहल, इथेनॉल C2H5OH प्लस H2O, ऐसे मिक्सचर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? आज के लिए इतना बहुत।